हम लोग जर्नल एंट्री सीख चुके हैं, लेकिन इसमें एक कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस केस में क्या जर्नल एंट्री होगा, यानी कब कैसा क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या आंसर बन देंगे। तो पहला लिखा हुआ कि व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी कि जब आपका बिजनेस कैश में स्टार्ट हो रहा हो तो आपको एंट्री करना चाहिए कैश अकाउंट डीआर, जितना अमाउंट रहेगा वो, और टू में हो जाएगा कैपिटल अकाउंट्स। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। तो जब जब आपका बिजनेस शुरू हो रहा है कैश टू कैपिटल, उसका यही एंट्री। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कभी ऐसा होगा कि बिजनेस स्टार्ट कैश में भी हो रहा है, मशीन में भी हो रहा है, और गुड्स से भी हो रहा है। तो एक्सरसाइज 4 में पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस शुरू हो रहा है कैश, मशीन और गुड्स से, लेकिन कैश फर्नीचर या गुड्स ऐसे होगा कुछ। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कैश से शुरू होगा तो उसके लिए हम लोग कैश अकाउंट डीआर करेंगे, और इसका अमाउंट मान लीजिए ए है, और एसेट्स अकाउंट डीआर करेंगे तो अमाउंट मान लीजिए इसका बी है, और स्टॉक डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स से भी शुरू किया है तो उसके डेबिट करेंगे तो इसका अमाउंट सी है। अब ये तीनों का अमाउंट जोड़ दीजिएगा तो टू में जो कैपिटल लिखा है इसमें पूरा अमाउंट, यानी एंट्री क्या बनेगा अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश और मशीन से, तो कैश अकाउंट डीआर, और एसेट्स की जगह पे मशीन में लिखाएगा क्योंकि एसेट्स ही तो, मशीन तो एसेट्स ही है। तो एसेट्स नेम इसीलिए लिखा हुआ है कि आप ऐसा ना करें कि मशीन भी लिखा हुआ तो आप एसेट्स अकाउंट लिख दें, तो ये गलती ना करें, इसलिए उसका नाम लिखना होता है। तो एसेट्स का नाम क्या है, मशीन है, तो मशीन अकाउंट डीआर। यानी अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं संपत्ति लगाकर, कैश लगाकर और गुड्स लगाकर, तो ये तीनों डेबिट होगा, कैश के लिए कैश, संपत्ति के लिए संपत्ति का नाम, और गुड्स के लिए स्टॉक, और टू में कैपिटल अकाउंट्स। इसका नरेशन होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड एसेट्स व्हेन कैश बी डबल फॉर पर्सनल यूज, यानी जब आप पर्सनल प्रयोग के लिए क्या निकालते हैं, कैश, तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, समझे। लेकिन इसका नरेशन होगा बीइंग कैश बी डबल फॉर पर्सनल, लेकिन कह रहा है कि व्हेन बिजनेस विथड्रॉ, कहता है कि व्हेन विथड्रॉ गुड्स या एसेट्स फॉर पर्सनल, अगर आप कैश न निकाल करके गुड्स निकाल लेते हैं बिजनेस में से पर्सनल प्रयोग के लिए, हो सकता है कि आपका जिस वस्तु का बिजनेस है वो वस्तु आपके घर पे जरूरत है, और उसका हम लोग गुड्स यानी कि कैश विथड्रॉ कर रहे हैं या गुड्स विथड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, तो व्हेन कैश विथड्रॉ या गुड्स विथड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ये भी हमारा एंट्री होगा, ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन गुड्स के लिए परचेज क्रेडिट होता है, यहाँ लिखा हुआ फॉर गुड्स, और एसेट्स के लिए एसेट्स का नाम क्रेडिट होगा। जैसे हमने बिजनेस से विथड्रॉ किया क्या, मशीन, तो मशीन विथड्रॉ किए तो ड्राइंग अकाउंट दिया टू मशीन अकाउंट्स, अगर गुड्स विथड्रॉ किए तो ड्राइंग अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट्स। अगर कह रहे हैं कि वेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्या, पैसा कैश, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर होगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर होगा क्रेडिट में। लेकिन अगला है कि वेन कैश विथड्रॉवल फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से पैसा निकाले हैं तो कैश डेबिट होगा, लेकिन बैंक यहाँ क्रेडिट हो जाता है। तो इंटरेस्ट समझ रहे हैं हम। आगे और भी बातें दिया हुआ है कि जब बिजनेस एक्सपेंसेज पेड, जब हम लोग कोई खर्चा का पेमेंट करते हैं कैश या चेक से, तो यहाँ पर एक्सपेंसेज का नाम डेबिट करते हैं, यानी अगर हम एक्सपेंस पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस का नाम डेबिट्स, जैसे सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट्स डेबिट्स, और टू में अगर कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर हम चेक दे रहे हैं तो क्या क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट। जैसे लिखा हुआ सैलरी पेड बाय चेक, तो सैलरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, लिखा हुआ कमीशन पेड इन कैश, तो कमीशन टू कैश होगा। समझ में आया। लेकिन जब लिखा हुआ कि वेन एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग, यानी अगर आपका खर्चा जो है वो बकाया है,
यानी आपने खर्च कर लिया है बट उसका पेमेंट नहीं दिया, तो जिस खर्चे का यूज किए हैं वो खर्चा अकाउंट डेबिट होगा। जैसे हम किसी मकान मालिक का रेंट रखे हुए हैं ड्यूज में, तो यहाँ पे एंट्री होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हम रेंट बाकी रखें तो रेंट अकाउंट डीआर, और टू में हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट्स। समझ गए? लिख रहा है कि खर्चा का नाम डेबिट हो जाएगा जिस खर्चे को करेंगे, और उसका अगर पेमेंट नहीं किए हैं तो आउटस्टैंडिंग, और उस खर्चे का नाम क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया? लिखते हैं कि वेन प्रीपेड एक्सपेंसेज, वेन प्रीपेड एक्सपेंसेज, अगर हम प्रीपेड कर रहे हैं क्या खर्चा, क्या कर रहे हैं खर्च को, जो हमें प्रीपेड में खर्चा कर रहे हैं, तो प्रीपेड का मतलब हो गया कि पहले ही भुगतान कर रहे हैं। यानी एडवांस अगर रेंट दे दिए तो हमारा रेंट तो अभी खर्च हुआ नहीं है बट हम एडवांस दे रहे पहले ही, तो उसको लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डीआर, यानी प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर। और टू में कैश देंगे तो कैश, और चेक देंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। लिखा हुआ है कि वेन इनकम रिसीव्ड, जब आप इनकम रिसीव्ड करेंगे किस चीज में, कैश में, तो कैश में अगर इनकम रिसीव कीजिएगा तो कैश अकाउंट डीआर, अगर चेक रिसीव कीजिएगा तो बैंक अकाउंट डीआर। और टू में इनकम का नाम, जैसे हमने इंटरेस्ट रिसीव किया कैश में तो कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव। अगर इंटरेस्ट रिसीव किए बाय बैंक, है ना, डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा था वहां से पैसा मिला, तो बैंक में अगर हमारा पैसा जमा है और वहां से अगर कोई इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो वो तो हमारे पास कैश में नहीं आता है, तो बैंक में ही जमा हो जाता है। तो जब बैंक में ही जमा होगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, इनकम का नाम। लिखा हुआ है वेन इनकम नॉट रिसीव्ड, यानी आपका इनकम जनरेट हो गया किसी के ऊपर, यानी आपने कोई काम किया और आपका इनकम जनरेट हो गया। हमको एक वर्क मिला था, मैंने वो कर दिया, वो वर्क डन कर दिया, लेकिन इनकम हमको प्राप्त नहीं हुआ, तो हमको आज न कल इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? अक्रूड, अक्रूड इनकम का मतलब उपार्जित, है ना, यानी आपने इनकम अर्जित कर लिया है तो उसको डेबिट कर लीजिए। और टू में इनकम अकाउंट, क्योंकि पैसा तो अभी मिला नहीं है। कहता है कि वेन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपका इनकम रिसीव्ड होता है एडवांस में, समझे, तो अगर हम इनकम रिसीव्ड करते हैं एडवांस में तो कैश अकाउंट डीआर और बैंक अकाउंट डीआर, अगर चेक में मिला तो बैंक अकाउंट डीआर, और टू में एडवांस इनकम हो जाएगा। कहता है कि अगर हम कोई संपत्ति परचेज कर रहे हैं, एनी एसेट्स परचेज, जैसे फर्नीचर खरीद लिए तो फर्नीचर अकाउंट डीआर, कैश में खरीदे हैं तो टू में कैश होगा, चेक से खरीदे तो टू बैंक, और अगर क्रेडिट खरीद लिए हैं तो टू सप्लायर का नाम, जैसे राम से खरीदे तो राम, मोहन से खरीदे तो मोहन, या नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर्स यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग संपत्ति बेचते हैं तो क्या डेबिट होगा? कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, और डेटर्स अकाउंट डीआर। कब होगा? जब कैश डेबिट तब होगा जब कैश मिला हो, चेक मिला हो तो बैंक डेबिट, और अगर क्रेडिट में बेच दिए उधार में और नाम दिया है तो नाम डेबिट हो जाएगा कस्टमर का, और नाम नहीं पता है तो डेटर्स डेबिट हो जाएगा। और टू में जो संपत्ति बेचे हैं, जैसे मशीन बेचे तो मशीन क्रेडिट हो जाएगा। कहता है कि वेन गुड्स परचेज इन कैश, अगर हम गुड्स को खरीदे हैं और कैश में खरीदे हैं या चेक से खरीदे हैं या क्रेडिट में खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट तो डीआर होगा ही गुड्स के लिए, क्रेडिट में हो जाएगा कैश अकाउंट जब कैश दिए होंगे, चेक दिए होंगे तो बैंक, और उधारी में तो उसका नाम, सप्लायर का नाम जिससे खरीदे, राम मोहन सीता गीता कोई कंपनी, या क्रेडिटर भी हो सकता है। जब कहते हैं कि वेन गुड्स सोल्ड, यानी कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर या कस्टमर का नाम और डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, यानी जब कोई खर्चा होता है और वहां नाम भी दिया है और पेड भी बोला गया है तो नाम को भूल जाएंगे,
यानी नाम नहीं लिखेंगे। और ये सेम रूल इनकम के केस में भी होगा। जैसे क्या है कि कमीशन रिसीव किए राम से, तो कमीशन तो हमको मिल गया, कमीशन कैश के फॉर्म में मिला, बट देने वाला व्यक्ति का भी नाम पता है, तो हम लोग नाम को नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन रिसीव। अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं, जैसे सैलरी पेड टू भामजी, तो हमको तो भामजी का नाम याद है कि हम भामजी को सैलरी दे रहे हैं, बट सैलरी दिए तो खर्चा को दिखाएंगे, खर्चा का नाम डेबिट यानी सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू में कैश अकाउंट। यानी जब कोई खर्चा होता है और वहां नाम भी दिया हो, अब पेड बोल ही दिए हैं, तो फिर नाम से कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ में आया? अब हम लोग परचेज का एंट्री तो सीख लिए हैं, अब परचेज का कुछ केस पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गुड्स परचेज का एंट्री जो आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, गुड्स परचेज ऑफ 2000। इसका मतलब है कि गुड्स खरीदे, लेकिन कैश तो नहीं दे रहा है, बट अगर कैश नहीं दिया और नाम भी नहीं दिया तो कैश में ही माना जाएगा। समझे? गुड्स परचेज इन कैश तो क्लियर कर रहा है कैश में खरीदे हैं, और गुड्स परचेज फ्रॉम हरी इन कैश 2000, तो ऑलरेडी कैश में ही बोल रहा है नाम के साथ, तो ये तीनों का एंट्री एक ही होता है, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर ये कह दे कि गुड्स परचेज फ्रॉम सीता 2000, गुड्स परचेज फ्रॉम सीता 2000, और लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट 2000, यानी गुड्स खर्चे सीता से ही लेकिन ऑन क्रेडिट। देखिए नाम दिया हो और कैश नहीं दिया हो, समझ जाइए कि वो क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट है। हाँ, नाम ही नहीं दिया होगा तब तो फिर कैश माना जाएगा, लेकिन नाम देकर कैश नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्रेडिट में। और जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग किसको दिखाते हैं? नाम को, सीता को दिखाएंगे, परचेज अकाउंट डीआर तो सीता अकाउंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख दिया, यानी उधार में हम परचेज कर लिए हैं, लेकिन क्रेडिट में नहीं, तो क्रेडिट में खरीदे हैं लेकिन नाम नहीं दिया हुआ कि किससे खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट तो डीआर होगा, बट टू में सप्लायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा या क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि गुड सोल्ड इन कैश, जब कैश में सामान बेचिएगा तो, और गुड सोल्ड ऑफ 2000, यानी 2000 का गुड सोल्ड किए तो वो भी कैश में ही है। गुड सोल्ड टू राजीव इन कैश, यहाँ नाम के साथ कैश करा तो वो भी कैश में ही सेल हुआ। ये तीनों का एंट्री एक ही होगा, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। समझ गए? तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है? एंट्री होगा कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। एक अगला क्वेश्चन है कि गुड सोल्ड टू राजीव, कैश तो नहीं कर रहा है, ये 2000 जो दिया है कैश नहीं है, ये वैल्यू है कि 2000 का सामान हम बेचे हैं राजीव को, तो कैश नहीं है और नाम दिया मतलब क्रेडिट माना जाएगा। गुड सोल्ड टू राजीव ऑन क्रेडिट, यानी हम उधारी में बेच रहे हैं राजीव को, तो दोनों एंट्री का एक ही होगा, राजीव अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुड सोल्ड क्रेडिट में है लेकिन नाम ही नहीं दिया हुआ, तो हम क्या कीजिएगा? कस्टमर अकाउंट डीआर या डेटर्स अकाउंट डीआर टू में सेल्स अकाउंट। यहाँ तक समझ गए? तो ये जर्नल एंट्री बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल था, जिसको हम लोग जर्नल ट्रिक भी कह सकते हैं।